चलो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस किया था अब तक, और अभी और भी इसमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बट क्या है कि जो आगे के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए वो और अभी जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा, और उस प्रॉपर्टीज को खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें पता चलेगा कि हाउ कैन अप्लाई दोस प्रॉपर्टीज फॉर सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ना क्वेश्चन निश्चय का दाखला सॉल्विंग ऑफ प्रॉपर्टी में उपयोग क्या होता है ये आपने चॉइस करोगे। तो देखो कि जो लास्ट टाइम देखा था उसी को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो एक जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस खास मुझे देखना है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपने 1 2 और यहाँ 3 और यहाँ 10 लिखा है, बरोबर, यहाँ 10 लिखा है। 2/2 के एग्जाम में जनरली इसलिए ले रहा हूँ जल्दी समझ आए, 3/3 के भी देखेंगे। तो ये होता है 10 - 6, तो ये होता है आपका 4, ठीक है। अब देखो मैं एक ऑपरेशन लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान से लिखना कि हम R1 such that 2R1 plus R2, ये ऑपरेशन मैं मेंशन करके बताता हूँ कि Ri such that KRI plus RJ। हाँ, हम किसी भी पर्टिकुलर रो को कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। यानी देखो मैं पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 अपने दिमाग में सोचो कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, ये 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई से ये 2 और 2 + 3, तो जिसको अफेक्ट कर रहे हो वो R1 है, जिसको अफेक्ट कर रहे हो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो वो R1 है, उसको टच नहीं करेगा। बट जो ये पीछे लिखा है वो चेंज होने वाला है, तो वो हमें चेंज करके लिखना मालूम पड़ा। एग्जांपल देखते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 और ये 3 5, ये 2 * 4 + 10 14। अब आंसर निकालो 14 - 10 4। ध्यान से देखते हैं, समझ लो एक ऑपरेशन। दूसरा एक ऑपरेशन देखो, अगर मानो कि मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और R1 में ऐड करूं, चेंज R1 होगा, जिसको चेंज करना है पीछे लिखने का, जिसको चेंज करना है उसको पीछे लिखने का। चलो अब तो R2 को 3 से R1 चेंज होने वाला है, तो R2 को डालो 3 और 10, ठीक है। चलो R2 कितने का 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 3 9 9 + 1 10 × 3 30 30 + 2 बोलो 30 + 2 32। हाँ, अब 10 10 100 और 3 2 6 3 3 9। ये कितना जोरदार है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मस्त है, देखते जाना। हम रो वाइज कर रहे हैं, अब हम कॉलम वाइज भी करेंगे, ये आंसर मैं लिख देता हूँ, इट इज 4। मान लो कि तुम्हें C1 को बदलना है, यू वांट टू चेंज द C1, तो ऑपरेशन क्या करेगा C1, ठीक है, सच दैट 2C1 + C2। हाँ, तो हम C1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। C1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और किसमें डालेंगे, C1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बोलो, C1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 3 2 3 6, और इसमें ऐड कर देगा, बरोबर, इसमें ऐड कर देगा 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 6 और 10 16 16 - 12 4। आ रहा है समझ आ रहा है, क्लियर है, आ रहा है समझ। क्या करोगे कि आप इसको
इसको पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस या प्लस कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो ये 1 2 1, ये 0 3, ये 0, यहाँ 4, यहाँ 0 और यहाँ 5, बराबर। ये कोई डिटर्मिनेंट है फॉर एग्जाम्पल, एंड टेक द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है वो निकालें, तो क्या रहेगा 1, ये 15, ठीक है, फिर -2, ये रो और एक कॉलम, ये रो और एक कॉलम को हाइड करो तो ये 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। +1 एक बार ध्यान से लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो, ये यहाँ मल्टीप्लाई +1, ये 0 -2 है, हाँ ये 15 में से 12 गया तो 3, ओके। चलो मानो कि मैं ऐसा लिखता हूँ R1 इज सच दैट R1 + 2R2। देखो ये मैं नोटेशन लिख रहा हूँ ध्यान से, क्या Ri such that Ri + KRJ किसी पर्टिकुलर रो को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, किसी पर्टिकुलर रो को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और कोई पर्टिकुलर रो में ऐड करो, तो आंसर में फर्क नहीं आने वाला। जिसको चेंज करना है उसके आगे, तो पहले लिखा था वो नोटेशन भी है, ये भी है, ये एनसीईआरटी में ऐसे फॉलो करते हैं, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे कि Ri such that Ri + KRJ, जिसको तुम्हें चेंज करना है वो पहले आएगा और जिसको यूज करके लिखना है वो यहाँ है। ध्यान क्या रखने का, जो रो यूज में आ रही है वो कोई एलिमेंट्स अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत पता चलने वाला है। तो मान लो कि हम ये ऑपरेशन करते हैं, R1 को मैं बदलने वाला हूँ, तो मैं R2 और R3 एलिमेंट्स लिखूँ, 2 3 और 0 और ये 1 0 और 5 लिख दूँ, ठीक है। अब मान लो ये सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 को R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना मतलब इसको चेंज नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें डालना है, तो डालो 2 2 4 +1 5, हाँ, फिर 2 3 6 +0 6 0 4। चलो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो 15, ये 30, ये 0, ये 12, बोलो ये 75, ये -60, ये -2। आंसर सेम आया? आंसर सेम आया कि नहीं आया? कोई फर्क पड़ा बेटा? फर्क पड़ा ना? तो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कभी चेंज नहीं आने वाला। मान लो कि किसी को R3 चेंज करनी है, R3 सच दैट R3 माइनस कोई बोलता है कि 4R, तो पहले R3 को चेंज करना है, R3 जो चेंज करनी है पहले लिखी है, तो बाकी पहली और दूसरी एज इट इज, ठीक है, पहली और दूसरी एज इट इज। अब मानो कि पहली को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये 4 - 4 0, अब ये 4 2 8 तो ये -8 होगा और ये 4 5 में से 4 गया तो 1। चलो अब इसको एक्सपांड 1, ये क्या है 3 और ये +8, ये ठीक है ना, -2, ये क्या है 0 0 +1, ये 0 और ये भी 0। एक बार चेक करो इसको, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ डिफर हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या किया, R3 को बदला तो R1 और R2 को ऐसे छोड़ दिया, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 4 4 0 4 2 8 -0 -8 और ये 4 तो 1। तो कहाँ सॉल्व करेंगे, रोजा मानो देख लेते हैं कि ये 3 है और ये 0, तो ये लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई लफड़ा नहीं है, ये भी 0 तो इट शुड बी 0, ये 0 और ये 0 और ये 3, तो ये टोटल मैच हो गया। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि हम कोई भी पर्टिकुलर रो को अगर चेंज करना चाहते हैं अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग,
या पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जहां k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज एनी नॉन जीरो स्केलर, k इज एनी नॉन जीरो स्केलर। मालूम पड़ रहा है? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, जिस रो या कॉलम को चेंज करना है वो पहले लिखने का, जिस रो या कॉलम को चेंज करना पहले लिखने का, और जिसको यूज करना है वो पीछे लिखेगा, और जो एलिमेंट तुम्हारी मर्जी है उससे मल्टीप्लाई करके उसको छोटा बनाने का। समझ लो, उसको छोटा बनाने का। तो एक्चुअली में क्या होता है कि डिटरमिनेंट की एक अरेंजमेंट है कि हम अगर कभी इस टाइप का ऑपरेशन करें तो आंसर में फर्क नहीं आता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें अपने दिमाग में उतारनी है, बरोबर? चलो, अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और प्रॉपर्टी, जैसे मान कि किसी ने लिखा है a1 प्लस k, a2 प्लस k, a3 प्लस k, यहाँ b1, यहाँ c1, यहाँ b2, यहाँ c2, यहाँ b3, यहाँ c3, ठीक है? तो इस डिटरमिनेंट को हमने तोड़ a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 and c3 and प्लस यहाँ जाओ तो मुझे मिलेगा k k k। अगर मानो ये k1 k2 k3 कर तो भी चलेगा, डिपेंड्स ऑन द डेटा b1 b2 b3 c1 c2 and c3। देखो जो बोलना चाहता हूँ क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट के अंदर पर्टिकुलर रो या कॉलम उसके एलिमेंट्स आर द सम ऑफ एलिमेंट्स। मानो कि जैसे मानो ये पहली रो है R1, तो R1 के एलिमेंट्स क्या है, कोई दो पर्टिकुलर नंबर के सम है। तो अगर हमें कुछ ऐसा जानने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर या डिटरमिनेंट के अंदर, हम जब एप्लीकेशन करने जाएंगे तब, तो और डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर, यानी एलिमेंट्स आर सम की जगह मैं यहां लिखता हूं टू और मोर यानी सम। तो एलिमेंट्स अगर एज सम ऑफ गिवन है तो डिटरमिनेंट भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मालूम पड़ा? जैसे देख, एक डिटरमिनेंट में से दो डिटरमिनेंट है, कोई मान लो कि तुम्हें ऐसा होता है कि ये निकाल लो यहाँ, बरोबर, ये निकाल लो, और किसी ने यहाँ लिखा है कि दिस इज m1 m2 and m3, बरोबर। तो हम सेकेंड रो को चेंज कर सकते हैं, एज पर और नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ पट्टी कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मालूम पड़ा? ये बहुत सिंपल है क्या? तो बहुत लोगों को ऐसा डाउट होगा कि ऐसे अगर मानो कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो सभी में एलिमेंट्स का सम है तो हम एक साथ कर सकते हैं, ऐसा देखने वाले कि क्या कर सकते हैं इसमें। बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सारी समझो कि हम बाकी की दो रो सेम है, मान लो नहीं दोनों सेम, या कोई दो कॉलम सेम है तो कोई दो को सेम रखे तीसरा, ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम, अगर वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स का सम है या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो वी कैन एक्सप्रेस दैट डिटरमिनेंट एज अ सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स। हम उसके एग्जांपल लेके चेक करते हैं और ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कभी-कभी इस प्रॉपर्टी को यूज करके। मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा तो फिर से रिकॉल करूंगा कि प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस की क्या उसकी हेवी एप्लीकेशन देखते हैं। एक छोटी एक एप्लीकेशन देखते हैं जिससे पता चले भाई कि कैसे ये प्रॉपर्टी यूज में आएगी। तो देखो, अगर मानो कि तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूं कि तुम्हें ऐसा दिया हो, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन ए, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन बी, और यहाँ मैं लिखता हूँ साइन सी, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस ए, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस बी,
यहाँ मैं लिखता हूँ cos c, ठीक है, and here I'm taking cos of a plus d cos of b plus d cos of c plus d, ये मेरा क्वेश्चन है, बराबर, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। अब देखो क्या बताना चाहता हूँ, तुम्हें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट और सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। तो यहाँ थोड़ा एप्लीकेशन करते हैं, समझते। अगर मानो कि जो डिटरमिनेंट गिवन है उस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे साइन बी और यहाँ पे साइन सी, ये कॉस है, ये कॉस बी और ये कॉस सी, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन आइडेंटिटी, क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ, कॉस सी कॉस बी माइनस साइन सी इंटू साइन बी। ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? ए साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा ये बनता है, छोड़ो छोड़ो। अब सुनो, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ऐसे ही है, और तीसरे कॉलम के अगर एलिमेंट्स को चेक करें तो दिस इज द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स, दिस इज द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स। तो दिस डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। हम इस डिटरमिनेंट को एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। मालूम पड़ रहा है? ये मालूम पड़ रहा है। मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूं, पहला साइन एज इट इज, साइन बी एज इट इज, साइन सी एज इट इज, फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये क्या रहेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस बी कॉस डी कॉस सी कॉस डी, हाँ तो हाँ, प्लस साइन ए साइन बी साइन सी, कॉलम वाइज भाई। अब कॉलम वाइज कॉस ए कॉस बी कॉस सी, अभी पीछे वाला आओ, माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, थोड़ा घपला किया भाई, यहाँ क्या आएगा बी, ये बी आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये साइन बी, दिस इज माइनस साइन सी साइन बी। चलो क्लियर है? A determinant can be expressed as a sum of two determinant किया, देखो a determinant can be expressed as a sum of two determinant, एक डिटरमिनेंट में से दो डिटरमिनेंट बनाए, कब? जब पहला दूसरा कॉलम सेम था और तीसरा कॉलम थर्ड कॉलम whose elements are sum of the elements। तो ये और ये एलिमेंट्स का सम है, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब देखो ध्यान से कि ये cos d इसमें कॉमन है और ये साइन बी और ये माइनस यहां से, तो ये जो नीचे लिखा है ना उसको ऊपर लिखता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये सही है ना? अब व्हाट आई विल टेक, कॉस डी कैन बी आउटसाइड, हमने लिखा था डिटरमिनेंट की कोई पर्टिकुलर रो या डिटरमिनेंट की कोई पर्टिकुलर कॉलम में से हम एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। सो वंस यू टेक cos b आउटसाइड, इट शुड बी व्हाट, cos a cos b cos c, और यहां में माइनस, अगर फॉर एग्जांपल sin d कॉमन है तो आई विल टेक sin d आउटसाइड फ्रॉम द थर्ड कॉलम। तो ये मैं क्या लिखता हूं यहां पे, टेकिंग cos d outside from C3, हाँ, और सिमिलरली टेकिंग माइनस साइन d, टेकिंग माइनस साइन d फ्रॉम C3, ये कहां से,
D1 में से, D1 यानी डिटरमिनेंट 1, ये पहले डिटरमिनेंट में से cos d कॉमन निकाला, दूसरे डिटरमिनेंट में से -sin d कॉमन निकाला फ्रॉम D। व्हाट यू विल फाइंड sin A, sin B, sin C, cos A, cos B, cos C और बोलो sin A, sin B और sin C, ठीक है। और अब देखो इसमें ये दोनों सेम, इसमें ये दोनों सेम, और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा, कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का 0 आंसर आना है। यहाँ क्या है C1 = C2 = C3, तो ये 0 प्लस ये क्या C1 = C3, कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है सेम, तो ये 0 रहेगा एज पर प्रॉपर्टी, और ये भी 0, और फिर 2 0 और ये 0, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंक बार अभ्यास। ए भाई ये कुछ ऐसा गंदा नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं 0, ठीक है, समझाने के तौर पे लिखा है, पर ऐसा कुछ नहीं करना। हम इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन बताई कि डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। A determinant can be expressed as a sum of two determinants when two particular row or particular columns are identical and the third one is a sum of the elements। कोई तीसरी रो या तीसरा कॉलम कोई particular elements का सम है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो डिटरमिनेंट भी उतना ब्रेक कर सकते हैं, मालूम पड़ रहा है तो याद रखना है, बरोबर। चलो अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं एक और प्रॉपर्टी इसी के अंदर छोटा सा पीएनसी का फॉर्मेट है जो बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें याद रखना, जो मतलब हमें काम लगेगा कि मान लो कि अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं, एक डिटरमिनेंट मान लो ये पहला डिटरमिनेंट है, इसमें L1 + L2 + L3, या इसमें L1 + M1 + M1, और यहाँ A1, यहाँ B1, यहाँ L2 + M2 + N2, यहाँ A2, यहाँ B2, यहाँ L3 + M3 और N3, और यहाँ A3 और यहाँ B3, ठीक है। सुनते जाओ। तो अगर मानो कि मैं इस डिटरमिनेंट को एज अ सम ऑफ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस करता हूँ, तो पहले में से अगर इन दोनों को साथ में रखो, N1 फॉलो करो, तो एक डिटरमिनेंट बनेगा, सोचो भाई, थोड़ा सोचो, एक बनेगा L1 + M1 और A1 B1, L2 + M2 A2 B2, L3 + M3 A3 B3, और एक N1 माना पड़ेगा, तो एक चला गया उसको साइड में। अब फिर से L1 और M1 को जोड़ू, हाँ, तो L1 A1 B1, L2 A2 B2, L3 A3 B3, M1 A1 B1, M2 B2 B2, M3 A3 B3, तो टोटल कितने डिटरमिनेंट, मेन डिटरमिनेंट कितने बने? 3। कितने बने भाई? 3। अब मान लो कि यहाँ 4 एलिमेंट हैं, तो 4 होंगे, यहाँ 10 एलिमेंट हैं, तो 10 होंगे कि होंगे, हाँ। अब मान लो कि दूसरी पर्टिकुलर रो है, इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द एलिमेंट्स। मान लो कि A1 B1 और ये B1, तो A2 B2 और ये B3 सॉरी, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि इसको और इसको ऐसे रखते, ये दोनों का ऐसे रखते, तो 3 तो बने, 3 तो बनेंगे नहीं, पहले देख लिए। अब वो 3 है, उसमें पहला वाला ऐसा लेते, L1 A1 P1 B1, L2 A2 B2 B2, L3 A3 और B3 और B3, और दो है, उसमें क्या है, एक कैसा है M1 M2 M3 वाला, ये दोनों से एक और है कैसा N1 N2 N3 वाला, और ये दोनों से बराबर। तो ये एक में से कितने बने? 2, हाँ। फिर यहां भी होंगे, उसमें से भी 2 बनेंगे, हाँ, और यहां भी होंगे, उसमें से भी 2 बनेंगे। तो 2 + 2 +
6 बने। अगर मानो तो मैं यहाँ V1 प्लस Q1 करूँ, यहाँ V2 प्लस Q2 करूँ और V3 प्लस Q3 करूँ, तो ये कितने बनेंगे पता है? ये 3 है इसके, और इसके 2 है, और इसके भी कितने हैं? 2। तो ये इंटू होगा 3 2 6 2 10, 3 2 6 2। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है जो पीएनसी का डेटा है, इसको मस्त अलग करना है। मान लो कि पहली रो में या पहले कॉलम के एलिमेंट्स अगर कोई पर्टिकुलर एल एलिमेंट्स का सम है, फर्स्ट एल सम ऑफ एल एलिमेंट्स, सम ऑफ एल एलिमेंट्स फर्स्ट। सेकेंड क्या है? सम ऑफ m elements, sum of m elements। हाँ, थर्ड क्या है? sum of n elements। मालूम पड़ रहा है? जैसे मैंने ये किया, कोई चाहता तो यहाँ और कलर मारते K1 K2 K3, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ कोई और लेता λ1 λ2 λ3, ठीक है? तो ये क्या होगा हमें 3 3 जा, तो क्या होगा है 3 × 3 × 3 यानी 27। यानी मेन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टोटल 27 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। यहाँ अगर हम ऐसे काम करें तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर सम ऑफ n एलिमेंट्स यानी L1 + L2 + L3 + L n, मान लो ना m है, m1 + m2 + m3 + up to mn, और ये है n1 + n2 + n3 + up to nn, तो एक मेन डिटरमिनेंट को हम एज अ सम ऑफ एक्सप्रेस करने जाए तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आएगा एंड कैन बी गिवन बाय L × m × n। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभार जेईई में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं कि मेन डिटरमिनेंट में अगर यहाँ 10 एलिमेंट है सम ऑफ, यहाँ 20 एलिमेंट है और यहाँ 30 एलिमेंट है, तो मेन डिटरमिनेंट एज अ पार्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट सम ऑफ एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? तो 10 × 20 × 30 यानी ये 3 2 6 यानी 6000 टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स are possible using this one। टोटल 6000 डिटरमिनेंट बन सकते हैं अगर हम इसको एज सम ऑफ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस करें। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने दो छोटी बातें पढ़ी, एक तो छोटा सा क्वेश्चन लिखा और एक ही हमने ये देखा। अब देखो इसके क्वेश्चन और भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जब ये आएगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो हमने एक मेजर प्रॉपर्टीज आज डिस्कस किए, मैंने तुम्हें एप्लीकेशन करना सिखाया डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज को लेके, ये बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी है। अब देखो और भी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है और जो नहीं है, ऐसे हम ढेर सारे प्रॉपर्टीज मिनिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं तुम्हें लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है कि वीडियोस जो अब तक हुए हैं ये वीडियोस को कम से कम 2 बार देखना, मिनिमम 2 टाइम्स प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल स्टूडेंट्स टू गो थ्रू डेटा, लिखना नोटबुक में पॉज करके पहले देख लेना एक बार ढंग से, फिर से एक बार देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, फिर लिख लेना। और फिर हम क्या है कि क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर्टी बताओगे तो क्वेश्चन देख देना, समझ जल्दी आएगी। मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आज हम यहाँ करते हैं, फर्दर हम जब भी हमारा टर्न आएगा तब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। चलो।